हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कल पेश किए गए थे उनके बारे में। मैं आपको इन ब्रीफ एक बात बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के जो रिजल्ट थे क्वार्टरली रिजल्ट्स वो काफ़ी बेहतरीन थे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे। लेकिन जो कंपनियां हैं और उस कंपनी के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूड है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कंपनियां डरी हुई हैं, यानी कि अपने बिजनेस के लिए जिसके लिए हमेशा ये अग्रसर रहती थी, जो मेन कोर बिजनेस था, वहां पर ये आगे बढ़ने के लिए तैयारी नहीं है और ये खुद जो है उसको रुक के जो है उसका सामना कर रही हैं कि देखिएगा किस तरीके से कोविड 19 जो है यहाँ पर डैमेज कर सकता है। तो रिजल्ट अगर आप फाइनेंशियल फ्रंट पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन इस पूरे एनालिसिस में मैं दो बात आपको बताना चाहूँगा जो सबसे खास बात है। एक तो मैं बात बताऊंगा आपको कि जो इनकी एनपीए की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की थी, और दूसरी जो मैं बात आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही बेहतरीन बात होगी कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो इनका बिजनेस है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, उसके अंदर इन्होंने 49% स्टेक सेल कर दिया। तो उसका प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर इंक्लूड है। लेकिन अगर आप उस आइटम को भी हटा दें तब भी प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन फिर भी क्यों डर है वो आगे की प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनियां क्यों डरी हुई हैं, और स्पेशली फाइनेंस कंपनीज। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, हम रिजल्ट की तरफ बढ़ें तो रिजल्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपका जो ध्यान है वो एक ऐसे बिंदु पर अवगत कराना चाहूँगा, ऐसे पॉइंट पर बात करना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पर इन्होंने जो है एक शेयर होल्डिंग जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, MAMCPL और MTCPL हैज़ कम डाउन फ्रॉम 100 टू 51%। तो देखिएगा, एक इसमें AMC बिजनेस एक ट्रस्टी कंपनी है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ओन करता था 100%, जहाँ पर इन्होंने 49% होल्डिंग जो है एक मनु लाइफ नाम की जो कंपनी है उसको इन्होंने सेल कर दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो बिजनेस है ये उन्होंने सेल किया, और जिसकी वजह से आप देखिएगा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 228 लैक्स, यानी कि 228 करोड़, यानी कि 228 करोड़ के जो प्रॉफिट है वो आपको एक्सेप्शनल आइटम्स में नजर आएंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके का बिजनेस सेल करना खुद इस माहौल के अंदर, यहाँ पे एक जो है बात जमती नहीं है कुछ। लेकिन अगर कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा रास्ता चुना है वो मैनेजमेंट की नज़र में। बट मुझे ये बिज़नेस काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये एएमसी वाले बिजनेसेस, और ये असेट्स लाइट मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट को कंपनी के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। आप देखिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ईपीएस के फ्रंट पे देखोगे आप, मैं वहीं से बात करता हूँ। लेकिन मैं आपको याद रखिएगा कि ये फाइनेंशियल कंपनी है, तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एनालिसिस करूँगा, और एनालिसिस जो है ईयर ऑन ईयर पे नहीं करूँगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं अगर आप देखेंगे तो ये लैक्स के अंदर है। तो ये सारी फिगर्स लाख में होने की वजह से मुझे करोड़ में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको करोड्स में कन्वर्ट करके दूंगा। तो 2989 के रेवेन्यूज थे इनके पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 2992, यानी कि केवल 3 करोड़ का इंटरेस्ट अलग से आया है। पहला इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाना चाह रही, यानी कि लोन बांटने में इन्होंने खूब दब के कंजूसी की है, लोन बांटना इनको पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया वो आप लोग जानते हैं। डिविडेंड की इनकम थोड़ी कम आई, रेंटल इनकम जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम होती हुई नजर आई। देखिएगा, इसमें लॉकडाउन था, इसमें कंपनी बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, और फीस और कमीशन इनकम आनी ही कम थी, क्योंकि लॉकडाउन था। तो जो दूसरों के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ये सेल करते तो वहाँ से इनको फीस या कमीशन आनी नहीं थी। तो वो देखिएगा, वो करीबन करीबन जो है 2/3 जो है रिड्यूस हो गई है। गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, तो फेयर वैल्यू चेंज जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें एक इनको फ़ायदा हुआ है। तो करीबन करीबन वहाँ पर जो है इनको 11 करोड़ से 20 करोड़, तो करीबन 9 करोड़ का इनको प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। सेल ऑफ सर्विसेज में फिर देखिएगा, सर्विसेज कम सेल करी है क्योंकि लॉकडाउन था, तो सेल ऑफ सर्विसेज से भी जो है इनके पास पैसा जो है आधा कम होता हुआ नजर आया है। तो 66 के मुकाबले में 30 करोड़, तो देखिएगा दो फ्रंट के ऊपर इनका जो है प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी जहाँ पर 3100 करोड़ की जो सेल थी, तो वहाँ 3056 करोड़ की सेल रही।
तो सिंपल सी बात ये, तो जो टोटल रेवेन्यूज की हम बात करें तो केवल और केवल 54 करोड़ जो है कम होते हुए नजर आए। अदर इनकम की फिगर भी जो है कम होती हुई नजर आई, केवल 39 करोड़ के सामने 12 करोड़। तो जो टोटल रेवेन्यूज हैं इंक्लूडिंग जो अदर इनकम्स, वो 3068 करोड़ जो है हुए, जो 3140 थे। तो पहला देखिए डेंट यहीं पर पड़ता हुआ नजर आया। ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको कम थे, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो थी, जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग थी इनकी, वो थोड़ी सस्ती होती हुई नजर आई, और उसका बेनिफिट भी जो आपको दिख रहा है। फीस और कमीशन के जो एक्सपेंसेस थे वो भी कम होने थे, क्योंकि फीस और कमीशन आगे से कम मिल रहा, तो पे भी कम करना है। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पर कुछ लॉस होते हुए नजर आए, तो वहाँ पे 948 का जो है प्रोविजंस बनता हुआ नजर आया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कम होते हुए नजर आए, क्योंकि लॉकडाउन में जो कुछ टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जनरली कंपनियां हटा देती हैं या उनकी सर्विसेज नहीं लेती। डेप्रीशिएशन आपको बढ़ता हुआ नजर आया। अदर एक्सपेंसेस में भी जो है आपको 50% की गिरावट होती हुई नजर आई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर खर्चे के सामने मैनेज कर लिया इनकम को, तो एक्सपेंसेस भी पिछले क्वार्टर जो 2842 करोड़ थे वहाँ पे 2806 करोड़ है, तो करीबन 36 करोड़ के एक्सपेंसेस भी कम होते हुए नजर आए। तो आप देखिएगा ये प्रॉफिट जो है 298 करोड़ का था, वो 261 करोड़ का है। तो जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम होते हुए नजर आए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 228 करोड़ के कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर आपको कंपनी बेचने के प्रॉफिट हो गया, उसी ने सारी ईपीएस को चेंज कर दिया। अगर यहाँ से आप कंपेयर करते तो आपकी ईपीएस पिछले साल के मुकाबले में कम आती, लेकिन अभी जो 228 का जो है करोड़ के प्रॉफिट है उसकी वजह से ईपीएस आप देखिएगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में डबल के आसपास ही है लगभग, यानी कि करीबन 80 to 90% की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली। तो रीज़न आपके समझ में आ गया कि इसके अंदर जो गेन था वो कहाँ से था। तो देखिएगा ऐसा कहीं नहीं है कि कंपनी ने लोन बांटे हैं या बिजनेस को गुरे करने की कोशिश की है, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब देखिएगा इनके एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो घबराहट कहाँ है कंपनी को, तो कंपनी की घबराहट के लिए हम इसकी प्रेजेंटेशन, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसी का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा जो इनकी एनपीए थी, ये देखिएगा ये जून 30 2020 की बात हो रही है, ये जून 30 2020 की बात हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा, जून 30 2020 की बात अगर हम करेंगे तो ये डेट देख लीजिएगा, जून 30, फिर है मार्च 31 2020, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। और यहाँ जो बिजनेस की असेट्स थी इंक्लूडिंग प्रोविजंस, वो 68089 पर थी, और 3 महीने के अंदर 6718, और ये फिगर्स रुपीज़ करोड़ में नहीं है, मिलियंस में है, तो आप इनको करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 67672, और ये थी 68089। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसमें से ग्रोस एनपीए कितना है, तो ये जो पूरी जो असेट्स वैल्यू देखिएगा, मैं आपको यही बता रहा था, 680,890 के लोन्स थे जो इन्होंने बांटे हुए थे, यानी कि बिजनेस एसेट्स, यानी कि एनबीएफसी की जो असेट्स थी वो यहाँ पे देखिएगा करीबन करीबन, आप अगर बात करेंगे करोड़ में, तो यहाँ पर आप देखिएगा 68089 करोड़ से आपके 67672 करोड़ घटते हुए नजर आए। तो करीबन 300 साढ़े 300 करोड़ के जो है आपकी लोन कम हुए हैं, यानी कि जो आपने बांटे ही कम है, ठीक है जी, या वो मैच्योर हो गए होंगे। तो इसका मतलब है इन्होंने यहाँ पे कंपनी ने कोई फोकस ही नहीं किया, क्योंकि अनलॉक के अंदर भी इन्होंने जो है ज़्यादा प्रेशर रिकवरी पे ध्यान दिया बल बजाय कि किसके ऊपर लोन बांटने के। ये क्लियर है, यहाँ से दिख रहा है अगर आप रिजल्ट को, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है उससे इन्वेस्टर को कुछ समझ में आता नहीं है। अब देखिएगा ग्रोस एनपीए ये बढ़ती हुई नजर आई है, देखिएगा 5746 करोड़ की थी पिछले बार, और अब 6218 करोड़ की है। तो देखिएगा सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है ये असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। एक्सचेंज क्रेडिट लॉस के जो प्रोविजंस हैं वो 24992, देखिए कंपनी बड़ी अलर्ट थी यहाँ पे, जहाँ पे 17802 मिलियंस के थे वो 24922 मिलियंस के बना लिए, कंपनी ने प्रोविजंस बना लिए, बहुत बढ़िया किया। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जब कंपनियां प्रोविजंस ज़्यादा बनाती हैं तो एक सेफ्टी देती हैं। अब देखिएगा 9.19% की अभी भी ग्रोस एनपीए जो पिछली बार 8.44 थी, असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, लेकिन नेट एनपीए इनकी कम है। क्यों? क्योंकि कंपनी समझदार है, उसने ज़्यादा प्रोविजन बना लिए और नेट एनपीए कम कर दिया। तो अब देखिएगा कवरेज रेशियो जहाँ पर 31% थी पिछली बार प्रोविजंस, अभी 40% कवरेज रेशियो, यानी कि जो अभी भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उस पर 60% इनके पास कवरेज नहीं है, यानी कि जो 60% पोर्शन है, 60% पोर्शन है, उस पर इनके पास कवरेज नहीं है। तो देखिएगा मैं आपको सिंपल सी बात यही बता रहा था कि देखिएगा कंपनी इस वजह से डरी हुई है, लोन नहीं बांट रही है। लोन क्यों नहीं बांट रही है? बांटेंगे तो डूब ना जाए। तो ये देखिएगा इस सभी के साथ, तो अल्टीमेटली ये अभी इनको इम्पैक्ट नहीं कर रहा,
लेकिन बिजनेस में इनको आगे चल के अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है अगर कोविड ठीक हो गया तो। लेकिन अगर ये वर्स हो गया तो ये अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट करके चल रही हैं कि कहीं ज़्यादा भारी नुकसान ना हो जाए। और इसीलिए देखिएगा जो कैपिटल एडुकेसी 19.6 पे थी पिछले क्वार्टर में, वो अभी भी इन्होंने मेंटेन की हुई है, यानी कि कैपिटल अभी भी जो है 19.6% पे मेंटेन की हुई है। डेट इक्विटी इनकी बढ़ती हुई नजर आई है, 5.23 से 5.49 हो गई, यानी कि जो उधार ली हुई। लेकिन आप ये घबराइए मत, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनीज है तो उधार लेके ही काम करती हैं। तो आप सोच रहे हो कि 9.49 की अगर डेट इक्विटी रेशियो तो बहुत ज़्यादा होगी, देखिएगा ये तो रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप एनबीएफसी में निवेश कर रहे हैं उसके शेयर्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे बात की थी। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर हम बात कर चुके हैं, तो मोटा मोटी देखिएगा सीधी सी बात यहाँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्री प्रोविजंस के जो प्रॉफिट है, देखिएगा प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1207 है, जो कि 8235 थे पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, पिछले साल की बात करें। तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये केवल प्रोविजंस ने इनका सारा गेम बिगाड़ा है। ये जो प्रोविजंस है 9448 वो है, तो यानी कि पूरी मार्केट के अंदर एक ही डर है एनबीएफसीज को कि भाई साहब असेट्स क्वालिटी रिकवरी होएगी या नहीं होएगी। और कोविड की सिचुएशन इस बात को इंश्योर कर रही है कि भाई साहब ये कंपनियां डरी हुई हैं। और डरी कैसे हुई है, देखिएगा पहला रिस्क ये है कि ये पैसा बांट ही नहीं रही, उधार नहीं बांटेंगी तो ग्रोथ कहां से होगी। दूसरा रिस्क मैंने आपको बताया कि उधारी नहीं बांट रही। दूसरा रिस्क है एनपीए इनकी बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट बहुत बेहतरीन है, मैं मना नहीं कर रहा प्रोविजंस बनाने के बाद, वो तो प्रोविजंस अगर ये थोड़े ज्यादा बनाए थे तो कम हो जाता, प्रोविजन और कम बनाए थे तो और प्रॉफिट हो जाता। अभी यहाँ पे प्रॉफिट पे बात ही नहीं हो रही है, बात केवल असेट्स क्वालिटी पे कर रहे हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ जो कंपनियों के दिमाग में डर घुस गया कि पैसा बांटना ही नहीं है। कल मैं एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूं, वो भी लोन नहीं बांट रहे। यानी कि जो हमारी देश की तरक्की के लिए, जीडीपी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो एनबीएफसी या बैंक्स लोगों को लोन दें जिससे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो, वो नहीं हो रहा है। और रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि कंपनियां अपने फ्रंट पे बिल्कुल राइट है, क्योंकि पैसा देंगी तो वो डूब जाएगा। दूसरी बात है गवर्नमेंट मोरेटोरियम के माध्यम से इनका फंड ब्लॉक करा रही है, तो अल्टीमेटली इनका डर भी जो है सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा दूसरी बात जो मैंने आपके साथ की, दो चीजें मैं बता चुका हूं। एक, एनपीए बढ़ रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है, लोन बांट नहीं रहे। और तीसरी सिचुएशन आप देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे ये कंपनी क्या कर क्या रही है। देखिए कंपनियां कितना सेफ खेल रही हैं, क्योंकि इनके एनसीडी मैच्योर होने वाले हैं। अब आप देखिएगा कैश की पोजीशन, आप हिल जाएंगे कि भाई साहब ये कंपनियां कर क्या रही हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट की फिगर देखिएगा जी, कैश और कैश इक्विवेलेंट की फिगर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये कैश था इनके पास पिछले क्वार्टर के अंदर मार्च में 676 करोड़ का, यानी कि 676 करोड़ का, जो अब कैश है इनके पास 501 करोड़ का। और इसके अलावा बैंक में बैलेंस था 749 का, जो कि अभी भी 752 का है। तो आप ये देखिएगा ये सभी एनबीएफसी के साथ हो रहा है, जो अच्छी कंपनी मैनेज कर रहे हैं वो। तो कंपनी की मैनेजमेंट देखिए कितनी डरी हुई है कि कैश का लेवल 2.5 गुना कर दिया, कैश का लेवल 2.5 गुना कर दिया। कैश है लेकिन बांट नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली ये हो रहा है कि भाई साहब बिजनेस तो डी ग्रो करेगा ना, बिजनेस तो डी ग्रो करेगा। और 49% हिस्सा आपने म्यूचुअल फंड आर्म में भी बेच दिया। अभी इसका राइट इशू भी है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा आपके साथ। उसके बाद लोन बुक देखिएगा, लोन बुक देखिएगा ये थी 649 की, तो लोन बुक भी आपकी रिड्यूस होती हुई नजर आई है। लोन बुक भी आपकी रिड्यूस होती हुई नजर आई है। जो मार्च 31 को जो लोन बुक थी वो 64993 करोड़ की थी, जो 638395 के। लोन बुक कभी नहीं घटती इनकी, हमेशा लोन बुक बढ़ती हुई नजर आती थी हमें। हम इनके कभी भी रिजल्ट एनालिसिस करते थे तो लोन बुक, लेकिन अब क्या है, तो पिछले क्वार्टर से लोन बुक ही कम कर दी, यानी कि लोन बांटना ही नहीं है। उसके बाद देखिएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखिएगा कल एचडीएफसी बैंक के बारे में भी मैं बात कर रहा था आपके साथ, बिल्कुल अलर्ट है ये, भैया ग्रोथ हो ना हो अपने आप को बचा लेते हैं अभी 6 8 10 महीने। तो अल्टीमेटली ये प्रोएक्टिव डिसीजंस ले रहे हैं कि कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। और देखिएगा राइट इशू भी अनाउंस किया इस कंपनी ने, इतना कैश होने के बावजूद। और बोरोइंग्स देखिएगा, क्योंकि इनकी बोरोइंग्स भी ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद जो है काफी बढ़ी है, तो करीबन करीबन वो उसी लेवल पर है, थोड़ा सा बहुत अमाउंट आप लगा लीजिएगा। डिपॉजिट्स हैं वो भी लगभग उसी लेवल पे हैं, सबऑर्डिनेट लाइबिलिटीज हैं वो भी उसी लेवल पे हैं।
इक्विटी शेयर कैपिटल भी सेम है, अदर इक्विटी भी लगभग सेम है जो मार्च 31 में थी। तो अल्टीमेटली जो पुराने लोन बांटे हुए थे उसी से जो है प्रॉफिट आया इनके पास, और कुछ इनके एक्सपेंसेस में इन्होंने जो है कॉस्ट कटिंग की है, तो वो बेनिफिट्स इनको नजर आए हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और देखिएगा यहाँ पर भी एक और चीज़ भी देखिएगा, इंडिया की के अंदर जो ग्रोथ आपको देखिएगा, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, ये इनकी ब्रांचेस की डिटेल है। मार्च 5 में 256 थी, मार्च 8 में 436 ब्रांच हो गई, मार्च 11 में 547 होगी, मार्च 14 में 893 होगी, और मार्च 17 में 1182 ब्रांचेस होगी 3 साल के अंदर। अब देखिएगा मार्च 18 में इनकी ब्रांचेस थी 1284, और मार्च 20 में है 1322, और जून 20 के अंदर है 1324। केवल 2 ब्रांच खोली है पिछले 3 महीने में। चलिए तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखिए उससे पहले भी इन्होंने ब्रांच खोलनी बंद कर दी थी या कम कर दी थी। रीजन क्या था कि इंडिया के अंदर जो 2019 से स्लो डाउन नजर आ रहा था वो इन कंपनीज को भी नजर आ रहा था। लेकिन अब देखिएगा इनको रूरल फंड में थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इनका जो रूरल बेस है वो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का फाइनेंस के मामले में भी। और देखिएगा मैं ये आपको दिखाता भी हूँ कि जब ये 100 रुपये का लोन बांटते थे 19 में, जून 19 में, तो देखिएगा 27% तो ये यूटिलिटी व्हीकल को बांटते थे या ऑटो को, यानी कि जो सामान ले जाने वाले आइटम है। 17% ट्रैक्टर को देते थे, 20% कार का था, कमर्शियल व्हीकल का था 18%, प्री ओन्ड व्हीकल्स का नहीं, जो पूरी प्री ओन्ड जो पहले से गाड़ियाँ थी जो दोबारा से पुरानी गाड़ियाँ रीफाइनेंस होती थी 16%, और एसएमई एंड अदर्स का था 2%। अब देखिएगा क्या हुआ, एसएमई के लिए तो इनको आरबीआई से जो गवर्नमेंट की क्रेडिट गारंटी स्कीम मिल गई, उससे इन्होंने पैसा बांटा इस बार। और देखिएगा सबसे खास बात क्या हुआ है, पूरी रीशफलिंग हो गई है, ये 27 से घटा के 23 कर दिया है 1 साल के अंदर। ट्रैक्टर देखिएगा 17 से 34 हो गया, यानी कि इस क्वार्टर में जो भी फंडिंग हुई है वो ट्रैक्टर में हुई है। यानी कि फार्मर्स की इनकम अच्छी है, यानी कि रूरल डिमांड अच्छी है, रूरल ग्रोथ अच्छी है, और वो सभी देखिएगा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी फायदा हो रहा है, एस्कॉर्ट को भी फायदा हो रहा है। कार में देखिएगा 20 से 15 कर दिया, यानी कि 100 रुपए के लोन में इन्होंने अपना पोर्शन जो है कम कर दिया कार में भी। कमर्शियल व्हीकल में 18 से 6 कर दिया है, प्री ओन्ड व्हीकल से 16 से 3 कर दिया, एसएमई एंड अदर्स के अंदर 2 से 19 कर दिया है। तो एसएमई एंड अदर्स में बढ़ा है और ट्रैक्टर में बढ़ा है। तो आप देखिएगा स्टैंड अलोन बेसिस पर इन्होंने अपनी लोन बुक को कैसे मैनेज किया है। और अब देखिएगा मैं आपको जो सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, जो वैल्यू ऑफ असेट्स जो फाइनेंस करते थे, ये पिछले साल पिछले साल की बात करें एक क्वार्टर में, ये करीबन करते थे 10,598 करोड़ का, जो इस बार इन्होंने फाइनेंस किया है स्टैंड अलोन बेसिस पे 34892 मिलियन का, यानी कि करीबन 67% जो है इन्होंने स्टैंड अलोन फाइनेंसिंग कम की है इस बार। तो इसमें चलो 1 महीना तो लॉकडाउन था, लेकिन बाकी भी ये कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपनियां करना नहीं चाह रही कोविड की वजह से, और कंसोलिडेटेड में 69% जो है लोन बुक रिड्यूस हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस करने की कोशिश की, और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोस एनपीए यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये देखिएगा ये 18 में के अंदर भी 9% से ऊपर चली गई थी, अब दोबारा से Q1 और फाइनेंशियल 21 के अंदर 9% से ऊपर जो है चली गई हैं। तो इन सभी पहलुओं से एक ही बात समझ में आती है कि यहाँ पर कंपनियाँ ग्रोथ के लिए ज़्यादा मारामारी नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। पहला तो कैश को मेंटेन कर रही हैं, दूसरी बात है लोन ऐसी जगह बांट रही हैं या नहीं बांट रही हैं, लोन बांट रही हैं तो ऐसी जगह जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, या लोन बांट ही नहीं रही जहाँ पे उनको सेफ्टी नजर नहीं आ रही है। अपना लोन का पोर्टफोलियो मिक्स को चेंज कर रही हैं काफ़ी सिग्निफिकेंटली, जो लो रिस्क है उसकी तरफ लेके जा रही हैं। और सीधी सी बात है कि जो एनपी है वो इनके लिए एक समस्या बनी हुई है कोविड की, और वो जो है सीवियर हो रही है, वो उनके प्रोविजंस देख के भी लगता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री की देख के भी लगता है, और पूरी जो ओवरऑल एक्शन है कंपनीज के उसको देख के भी लगता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आपने मुझे बताना है जरूर से जरूर, और ये मैं अपना एनालिसिस यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो आपको राइट इशू ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा की मिलेगी, जिसमें हम बात करेंगे कि महिंद्रा को राइट की क्या जरूरत पड़ गई, राइट के बाद में प्राइस में क्या चेंज मुझे लगते हैं, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच।